हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज की हमारी इस वीडियो में हम हिंदी लोक भारती टेक्स्ट बुक के दूसरी इकाई का आखिरी अध्याय समता की ओर का स्वाध्याय करेंगे और साथ ही साथ एक निबंध भी सीखेंगे जिसका नाम है विश्व विविधता ही वर्तमान समय की मांग है। समता की ओर का अर्थ होता है समानता की ओर और प्रस्तुत पाठ के कवि है मुकुटधर पांडे। तो प्रस्तुत कविता में मुकुटधर पांडे जी ने हमें शिशिर ऋतु यानी कि ठंड के मौसम में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान वन्य जीवों के साथ ही साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त लोगों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। अगर भावार्थ वीडियो आप देखते हैं उसमें आप ये पाएंगे कि कितना डिफरेंस है लोगों के जीवन जीने के तरीके में। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन। शिशिर यानी कि फेब का मंथ बोल सकते हैं जिसमें हल्की हल्की ठंडी होती है। तो उस मंथ में क्या चेंज हो गया है कि प्रकृति तेजहीन हो गई है और धरती पर क्या असर हुआ है, धरती पर चारों ओर घना कोहरा छा गया है। प्रश्न 2 है, जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जीवन जीने का जो तरीका वह अमीरों का किस तरह से है और गरीबों का किस तरह से है, हमें इसमें अंतर स्पष्ट करना है। जीवन शैली, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर क्या हो सकता है, धनी यानी रिच मैन कैसे रहते हैं। शिशिर में धनियों की मौज है जबकि दीन दरिद्रों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। क्योंकि देखिए ठंड में उनके पास बहुत कुछ होते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन गरीब के पास तो छत भी नहीं होती। दूसरा, धनी हलवा पूड़ी और दूध मलाई खाते हैं जबकि दीन दरिद्र सूखी रोटी और भाजी को भी तरसते हैं। तीसरा, शिशिर में धनी रंगीन व कीमती शॉल दुशाले ओढ़ते हैं जबकि दीन दरिद्र अपने ठिठुरते खुले बदन पर ओलों की मार झेलते हैं। चौथा, धनी सुविधा संपन्न महलों में निवास करते हैं जबकि दीन दरिद्र टूटे फूटे घरों में रहते हैं। ये इसका अंतर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, तालिका पूर्ण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें हमें ऋतुएं जो होती हैं वो इस चैप्टर में दिया गया है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये 6 प्रकार की जो ऋतुएं हैं उन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। तो वसंत को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मार्च और अप्रैल, जबकि हिंदी में इसे चैत्र और बैसाख बोला जाता है। दूसरा, ग्रीष्म यानी मई और जून और हिंदी में ज्येष्ठ आषाढ़। वर्षा कब आती है अंग्रेजी में, हम उसे क्या बोलते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जबकि हिंदी श्रावण और भाद्रपद। शरद कब आता है, अक्टूबर और नवंबर में, उसे हिंदी में बोला जाता है आश्विन, कार्तिक। हेमंत कब आता है, दिसंबर से 15 जनवरी तक और इसे हम बोलते हैं हिंदी में मार्गशीर्ष और पौष। शिशिर कब आता है, 16 जनवरी से फरवरी तक और हिंदी में उसे बोला जाता है माघ और फाल्गुन। अगला प्रश्न है, निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है कविताओं में। तो इसमें हमें रचनाकार यानी जिसने कविता को लिखा है वो, रचना का प्रकार यानी जो दिया गया पद्य है वो कविता है कि दोहा है या फिर छंद है या चौपाई है, यह हमें बताना पड़ता है। तो समता की ओर क्या है, एक कविता है। पसंदीदा पंक्तियाँ आपको कौन सी भी चूज करनी है, पसंदीदा होने का रीज़न बताना है और लास्ट में क्या आपको संदेश मिला। तो इसे चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला होगा रचनाकार, मुकुटधर पांडेय। रचना का प्रकार है नई कविता। पसंदीदा पंक्ति है, पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। उसके बाद है पसंदीदा होने का कारण। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति को माता का स्वरूप दर्शाया है जो वास्तविकता है। मानव जब सभ्य व सामाजिक नहीं हुआ था उस दौरान प्रकृति ही उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी माता की भांति निभाती थी। यहाँ प्रकृति के मातृत्व का रूप बहुत ही सरल व सुंदर चित्रण किया गया है। अब इससे संदेश क्या मिला, इस रचना के द्वारा कवि ने मानव जाति को आपसी प्रेम व सौहार्द के साथ रहने को, आवश्यकता पड़ने पर भाइयों की तरह एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहने का संदेश दिया है। यह संदेश पूरे कविता से है और जो पसंदीदा होने का जो कारण है वो पर्टिकुलरली जो आपने ऊपर बताया है
कि वो क्यों पसंद है आपको, उसका रीज़न बताना है। ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम 2 पंक्तियों से मिलने वाला संदेश लिखिए। अंतिम 2 पंक्ति है, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। इस पंक्ति से हमें क्या संदेश मिला है ये लिखना है। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाज का हिस्सा है और इसलिए सभी को अपने समाज व लोगों के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। इन जिम्मेदारियों का एहसास तभी हो सकता है जब लोगों में एकता व भाईचारे की भावना होगी। बिल्कुल सही बात, जब लोगों में एकता होगी, जिस तरह से हम अपने फैमिली मेंबर्स को अपना समझते हैं तो उनके लिए कुछ करते हैं, उसी तरह हमें पूरे समाज को अपना परिवार समझना है, तभी हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। जब लोगों में एकता व भाईचारे की भावना होगी, कवि कहता है कि एक ही समाज में रहने के कारण हम सभी भाई भाई हैं और इसलिए हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। बंधुत्व यानी कि भाईचारा कि यही भावना एक दूसरे पर अधिकार व प्रेम की भावना का विकास करती है। अगला प्रश्न जो है वो उपयोजित लेखन से है। विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग है, विषय पर निबंध लिखना है। इसका मतलब क्या होता है? विश्व बंधुता यानी कि पूरे विश्व में भाईचारा, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम की मांग है, यानी कि विश्व में जितने भी देश हैं, जितने भी नेशंस हैं, उन सब के बीच भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है प्रेजेंट टाइम को देखते हुए। इस पर हमें निबंध बताना है। तो इसे किस तरह से लिखेंगे? विश्व बंधुता अर्थात संपूर्ण विश्व के लोगों में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भाव, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म अथवा देश का ही हो। विश्व बंधुता के स्थान पर आज राष्ट्रवाद की भावना अधिक बलवती होती जा रही है। बिल्कुल सही बात। हर देश बस यही सोच रहा है कि मेरा देश कितना आगे जाए और वो देश पीछे चला जाए, फिर वो देश मेरे देश से आगे ना निकल जाए। हर किसी में राष्ट्रवाद आ चुका है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बात। लोगों में इंसानियत से अधिक अपनी जाति, धर्म व देश के प्रति निष्ठा दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि लोगों में लोगों के प्रति प्रेम नहीं रह गया है, बल्कि अपनी जाति, मेरा धर्म महान है, मेरी जाति बड़ी है, मेरा देश बड़ा है आपके देश से, ये सब चीज़ें आ रही हैं, जिसका सीधा व प्रतिकूल यानी कि उल्टा प्रभाव वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर पड़ रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि हम सब एक ही परिवार के नागरिक हैं, अर्थात जो पूरी दुनिया है इसमें यह एक परिवार है और हम सब एक ही परिवार के मेंबर्स हैं। इस पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। सभी अपने जाति, धर्म व देश को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ में लग गए हैं। सभी राष्ट्र अन्य छोटे व कमजोर राष्ट्रों को युद्ध में पराजित कर अथवा किसी न किसी तरह से दबाव बनाकर झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो खुद को बड़ा बनाते हैं और सामने वाले कंट्री को छोटा बनाते हैं। एक राष्ट्र दूसरे कमजोर राष्ट्र पर हमला कर अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है। इसके चलते जान मान की हानि तो होती ही है और विश्व में भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। बहुत सही बात। सभी राष्ट्र व नागरिक अपने विकास की अपेक्षा पड़ोसी व दुश्मन राष्ट्रों को पराजित व बर्बाद करने हेतु घातक हथियारों के निर्माण को अधिक महत्व दे रहे हैं। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य होने के नाते हमारा यह पहला कर्तव्य होता है कि सभी मनुष्यों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके सुख दुख में सहभागी हो। बिल्कुल सही बात, क्योंकि अगर लोग हैं, लोग सुखी हैं तभी तो देश होगा। अगर लोग ही नहीं है तो देश कहाँ से होगा? यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। आज विश्व ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां एक दूसरे से बड़ा व सक्षम बनने की होड़ को खत्म कर प्रेम की राह पर चलने के लिए विश्व के सभी राष्ट्रों व नागरिकों को आगे आने की आवश्यकता है। प्रेम व भाईचारे की इसी भावना को जागृत कर हम विश्व के विनाश को रोक सकते हैं। बिल्कुल सही बात। अतः वर्तमान युग में विश्व बंधुता की भावना का प्रचार प्रसार अत्यधिक आवश्यक है, जो कि इसका शीर्षक था कि विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग है। तो इस तरह से स्वाध्याय खत्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।